मेरा तबादला पुणे में हो गया था, इसलिए मुझे वहां पर एक घर की तलाश करनी पड़ी। फिलहाल बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने एक घर किराए पर लेने का फैसला किया और उसके लिए एक स्टेट एजेंट से संपर्क किया। उन्होंने हमें बहुत सारे फ्लैट्स दिखाए, लेकिन हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे सभी बजट से बाहर थे। एक बार जब मैं उनके ऑफिस गया और उनसे घर के बारे में पूछा तो देखा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। तो मैंने खुद से उनसे पूछा, क्या कोई दिक्कत है? इस पर उन्होंने कहा, एक फ्लैट है, किराया तो कम है पर उस फ्लैट में भूत होने की चर्चा है, इसलिए मैंने आज तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सच कहूं तो मुझे किसी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए आप चाहे तो मैं आपको वो फ्लैट दिखा दूं। मेरी पत्नी उसकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि हमारी एक छोटी बेटी है और उसकी सुरक्षा का सवाल है। फिर भी हमने उस फ्लैट को देखने का फैसला किया। फ्लैट बहुत अच्छा था और वो एक 1 BHK का फ्लैट था और किराया बहुत कम था, इसलिए अगर हम उस फ्लैट को किराए पर लेते तो हम बहुत सारे पैसे बचा सकते थे और नया फ्लैट लेने में बहुत मदद मिलती। इसलिए हमने वह सौदा पक्का कर दिया और डिपॉजिट के पैसे देकर शिफ्ट करने की तारीख तय कर दी। शिफ्टिंग के बाद हम वहां रहने गए तो मैंने देखा कि पूरी बिल्डिंग लोगों से भरी हुई है। हमारे बगल के 3 फ्लैटों में लोग रहते थे, लेकिन उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। हमें पता नहीं था कि वहां रहने वाले लोग कब आते कब जाते हैं। हम भी नए थे, इसलिए बिल्डिंग के वॉचमैन के अलावा हमारी किसी से पहचान नहीं थी। उन्होंने एक बार हमसे पूछा कि आप किस फ्लैट में रह रहे हैं, और जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी कभी जब घर पर कोई नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मैंने किसी को ये बात का एहसास नहीं होने दिया। हमें उस घर में आए लगभग 1 साल हो गए थे। मेरा प्रमोशन हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी बेटी अब काफी बड़ी हो गई थी, हमारे साथ खेलने की जिद करने लगी थी। मेरी पत्नी और बेटी दोनों दिन भर घर पर रहते थे। जब मैं शाम को काम से घर पर आता तो वो मेरे साथ खेलने की जिद करती। कभी कभी मैं उसके साथ खेलता, लेकिन कभी कभी मैं थक जाता और उसे मना कर देता। फिर वो रूठ के बेडरूम में चली जाती और खेलती। बेडरूम में उसका अपना स्पेस था जहां वो सारा दिन बैठकर खिलौने से खेलती थी। लेकिन हाल ही में उसकी मां ने मुझसे शिकायत की थी कि वो बेडरूम में कुछ ज्यादा ही खेल रही है। उसकी मां ने कहा कि वो बेडरूम का दरवाजा बंद करके अपने आप से बातें करती है, जैसे कि कोई उससे बातें कर रहा हो। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर में कोई नहीं था। एक दिन मैं अपने काम से घर आया तो उसने फिर से मेरे साथ खेलने की जिद की, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा, कट्टी जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं अब राजू दादा के साथ खेलूंगी। कहते हुए वो बेडरूम में चली गई और बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बेडरूम से उसकी बड़बड़ाने की आवाज आती रही, पर एक पल मुझे लगा कि बीच बीच में उसकी आवाज थोड़ी अलग सुनाई दे रही थी, किसी छोटे लड़की की तरह, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसके मुझे दर्शन हो गए। हुआ यूं कि मेरी पीठ बेडरूम के दरवाजे की तरफ थी और मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था।
मेरा वहम समझकर मैं फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि चूहा हो सकता है, इसलिए जब मैं देखने गया, मैंने देखा कि एक पानी का गिलास नीचे गिरा था और पानी फर्श पर फैला हुआ था और उस पानी से पानी के छोटे छोटे चौकार धब्बे निकल रहे थे, मानो कोई अभी अभी उस पानी से निकलकर बाहर के कमरे में आया हो। वो पानी के दाग बेडरूम के दरवाजे तक जा रहे थे। मैं उन दागों के पीछे गया और बेडरूम के दरवाजे पर आया। बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था, पर उस दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल महसूस हो रही थी। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और धीरे धीरे दरवाजा अंदर की ओर खोला और देखा कि कोई पलंग से छलांग लगाकर पलंग के नीचे छुप गया। या फिर ये मेरा वहम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं दबे पांव धीरे धीरे पलंग के पास गया और धीरे से पलंग के नीचे झांक कर देखा। जैसे कोई बिजली गिरी हो, वैसे उसका चेहरा मेरे सामने आया और उसे देख मेरी चीख निकली। वो मुझे और मैं उसे देख रहा था। उसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। मुझे देखकर वो भी डरा हुआ लग रहा था, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो, क्योंकि वो एक छोटा, लगभग मेरी बेटी की उम्र का लड़का होगा। पर उसे अचानक देख मैं भी चौंक गया और मैं पीछे पीछे जाने लगा और वो मेरे आगे आगे आने लगा। उसने मेरी तरफ मासूमियत से देखते हुए अपना छोटा सा मुंह खोला और उसके काले नुकीले दांत देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और पीछे जाने की कोशिश करने लगा। कुछ समझने से पहले ही मेरा सिर पीछे रखे साइड टेबल पे टकराया। वो झटका इतना ज्यादा था कि मेरी नींद खुल गई और मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरा लैपटॉप चालू था और मैं काम करते करते सो गया था। यानी कि वो एक सपना था। मैं खुद पर ही हंसने लगा। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मुझे बहुत प्यास लगी थी तो बाजू में पड़ी पानी की बोतल उठाई, पर उसमें पानी खत्म हुआ था। मैं उठकर रसोई की ओर गया। रसोई में आते ही मेरे पैरों को कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। नीचे देखा तो पानी गिरा हुआ था, थोड़ा सूखा हुआ था पानी, पर पानी के कुछ दाग बेडरूम की ओर जा रहे थे। मुझे लगा कि रात को शायद मैं पानी पीने आया होगा और पानी गिर गया होगा, पर मैं तो बेडरूम की ओर गया ही नहीं। तो ये पानी के दाग बेडरूम की ओर कैसे जा रहे हैं? वह देखने मैं बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। पता नहीं क्यों, पर डर डर के मैंने वो दरवाजा खोला तो सामने पलंग पर मेरी पत्नी और बेटी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने एक गहरी सांस भरी। मुझे पता नहीं मैं इतना क्यों डरा हुआ था। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया उस सपने के बारे में और खुद पर हंस पड़ा। तभी मेरी पत्नी उठी और बोली, उठ गए आप? मैं सुबह जल्दी ही आ गई। आप काम करते हुए गहरी नींद में सो गए थे, इसलिए आपको उठाया नहीं। आके मैं भी सो गई। जाइए आप मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैं बेडरूम के बाहर आ गया, लेकिन बिना चेहरे धोए। मैं लैपटॉप के पास सोफे पर बैठा। मेरी आंखें फिर से बंद होने लगी और मुझे पता नहीं कि मैं कब सो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से सपने में था या सो गया था, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी पत्नी अभी तक चाय लेके क्यों नहीं आई। तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी और नींद खुली और अपनी पत्नी अनीता को आवाज दी, अनीता देखो कौन आया है दरवाजे पर।
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि वह मुझे सोता देख फिर से सो गई होगी, इसलिए मैं दरवाजा खोलने गया। मेरा ध्यान घड़ी की ओर गया। सुबह के 9 बजे थे। मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि मेरी बेटी ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और अंदर आई। पीछे से मेरी पत्नी अंदर आई। पत्नी को पीछे से आता देखकर मुझे चक्कर आया। मैं गिरने ही वाला था कि मेरी पत्नी ने मुझे सहारा दिया और धीरे धीरे मुझे बिस्तर पर लाके लिटाया। फोन करके डॉक्टर को बुलाया। मैं उस दिन के बाद 1 हफ्ते तक बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि यह किसी तरह का तनाव है। पत्नी बहुत चिंतित थी। उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आपने उस बच्चे को देखा? मैं उसके सवालों से दंग रह गया और उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसने कहा, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप डर जाएंगे और चिंता करेंगे। मैंने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा और बोला कि हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। उसने आगे कहा, एक दिन अपनी बेटी बेडरूम में खेल रही थी, तभी मुझे लगा कि वो किसी से बात कर रही है, इसलिए मैंने जाकर देखा। वो उसके बगल में बैठा था और खेल रहा था। उसके बाद मैंने उसे कई बार देखा। वो बस उसके साथ खेलता था, कुछ भी तकलीफ नहीं देता था। सफेद चेहरा और वो आंखों के नीचे काले घेरे। बेचारा कितना मासूम है वो। जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तो मुझे पता चला कि उसके किसी घर के सदस्य ने उसे मार डाला और फिर वो लोग घर छोड़कर चले गए। पर तब से ये बेचारा यहाँ फंस गया है। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, वो अकेला ही खेलता था। एक बार उसने बड़ा खिलौना मांगा और गुस्से से उसके घर वालों ने जोर से पिटाई की और वो मर गया। तभी से खेलने की उसकी अतिरिक्त इच्छा की वजह से उसे मुक्ति नहीं मिली। वो सभी को दिखाई देता है और इसलिए इस घर में रहने के लिए कोई भी नहीं आता है। यह सब सुनकर मुझे मेरी पत्नी पर गर्व हुआ। जल्दी हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन वह लड़का आज भी वही है और उसके साथ खेलने के लिए किसी के आने का इंतजार कर रहा है। तो उसके साथ खेलने कौन जाएगा?